नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 10 जुलाई 2024। आइए डिस्कस कर लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के शहरों में दो नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने पर चर्चा कर रहा है? फ्रांस है, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, जापान। तो आपका विकल्प हो जाएगा 20 यानी कि रसिया। हाल ही में अभी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री गए हैं रसिया की यात्रा पर, तो इसी पर चर्चा हो रही है कि रसिया के शहर में दो नए वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। तो आइए रसिया के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। एक तो यह है कि जो पूर्वी गलियारा है, पूर्वी गलियारा के नाम से रसिया और भारत के बीच में एक कॉरिडोर बन रहा है। ये भारत के चेन्नई से शुरू होता है। एक फैक्ट तो यहीं शुरू हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट। ये चेन्नई से शुरू होता है और चेन्नई से रूस के व्लादिवोस्तोक जो शहर है यहाँ तक जाता है। इसके बीच में एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये जो कॉरिडोर है, पूर्वी कॉरिडोर है, जो भारत का चेन्नई शहर को और रूस का व्लादिवोस्तोक शहर को जोड़ेगा। ये कहाँ से होकर गुजरता है? ये इंडियन ओशन से होकर यानी हिंद महासागर से होकर जो मलक्का स्टेट है, मलक्का जलडमरू, उससे होते हुए साउथ चाइना सी से होते हुए जापान सागर से होते हुए साउथ कोरिया से होते हुए, यहाँ पर सी ऑफ जापान है, ईस्ट चाइना सी है, जापान सी है, इससे होते हुए व्लादिवोस्तोक तक पहुंचता है। और उसके बाद रसिया के बारे में, रसिया के किन दो शहरों में खरीदा मतलब जो वाणिज्यिक दूतावास से खोला जा रहा है? एक शहर का नाम है कजानो, दूसरे शहर का नाम है एकातेरिनबर्ग। एकातेरिनबर्ग, ये दो शहर है। दो शहरों में, रसिया के दो शहर में वाणिज्यिक दूतावास खोले जा रहे हैं। और भी समझते हैं, भारत और रसिया के बीच में 1971 यानी कि 1971 में शांति और मैत्री समझौता भी हुआ था। और 1993 में एक नए तरीके से शांति और रक्षा समझौता रसिया के बीच में हुआ है। और उसके साथ ही जो सुखोई 30 विमान है उसको लेकर, और जो ब्रह्मोस मिसाइल है, और उसके बाद जो T-19 टैंक हैं, इन सब सारी चीजों को लेकर रसिया भारत का सहयोग भी कर रहा है। इसके साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो सिस्टम प्रणाली है, जो मिसाइल को हवा में मारकर डिस्ट्रॉय कर देती है, ये भी रसिया प्रोवाइड किया है। किसको? इंडिया को प्रोवाइड किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कर सक हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, जिसे बोलते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसे बोलते हैं, जिसका नाम है यूनेस्को, ने जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए उनके महत्व को मान्यता देते हुए कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व को नामित किया है? तो 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को नामित किया गया है। तो विकल्प आपका हो जाएगा डी, यानी विकल्प डी हो जाएगा। इसके साथ जानेंगे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। इससे पहले जान लेते हैं जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं ये किन किन देशों में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे संबंधित क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं, अभी भी बन सकते हैं। तो पहला है कैंपेन ब्रोक ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बेल्जियम और नीदरलैंड्स में है। ये बेल्जियम और नीदरलैंड में है। यहाँ पर है डेर्नियर नोर्टे चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व, कोलंबिया के अंदर है। माद्रे डी लॉस अगुआस बायोस्फीयर रिजर्व, ये डोमिनिकन गणराज्य देश के अंदर है। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व गाम्बिया का है। पोली यूगेनी बायोस्फीयर रिजर्व इटली का है। जूलियन अल्पस ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व मतलब दो देशों तक फैला हुआ है, इटली और स्लोवाकिया है। इसमें दो है, ध्यान रखिएगा, एक जूलियन अल्पस ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है, एक कैंपेन ब्रोक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ये दो फैक्ट और इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो बेल्जियम नीदरलैंड को कवर करता है और दूसरा इटली और स्लोवानिया को कवर करता है। इधर आगे बढ़ते हैं। खार उस झील बायोस्फीयर रिजर्व जो मंगोलिया के अंदर है। अपाया ओस बायोस्फीयर रिजर्व फिलीपींस के अंदर। चांगयोंग बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण कोरिया के अंतर्गत। वैलडी अरान बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन के अंदर। इराती बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन के अंदर। ये टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को द्वारा इसे शामिल किया गया है मैन के लिस्टेड में। मैन क्या है? मैब, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसके लिस्ट में शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? जो मैप वाला कार्यक्रम है 1971 में शुरू किया गया था, यानी 1971 में मैप कार्यक्रम को शुरू किया गया था, ताकि बायोस्फीयर रिजर्व है उसको सुरक्षित किया जा सके, मतलब कि उसका कंजर्वेशन किया जा सके बायोस्फीयर रिजर्व को 71 में। इसका लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है, मानव और उसके जो पर्यावरण है, जो मैप है इसका लक्ष्य है कि मानव और उसके पर्यावरण के बीच में जो सामंजस्य है उसको स्थापित करना,
ताकि जो जैव विविधता है और पर्यावरण है इसकी सुरक्षा किया जा सके। भारत में जानते हैं कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसे जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है इसे मैप की कैटेगरी में रखा गया है। मैप मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में रखा गया है। टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें जो नीलगिरी है, ध्यान रखिएगा, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है भारत के अंदर, जो तमिलनाडु के अंतर्गत है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आइए और भी कुछ जितने भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है उसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर स्थित है। ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। ये है पंचमरी, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा के अंतर्गत है। यहाँ पर शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। नीलगिरी, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के एकदम बॉर्डर पर स्थित है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्तामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये केरल के अंदर है। और फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु के जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये बंगाल के अंतर्गत आता है, पश्चिम बंगाल। नोक्रेक वन्य बायोस्फीयर रिजर्व, जो मेघालय के अंतर्गत है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, असम के अंतर्गत। डिब्रू सेखावा बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आता है असम के अंतर्गत। और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये आता है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ सिक्किम के अंतर्गत है। फिर यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड के अंतर्गत है। फिर यह है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया के अंतर्गत है, जिसमें से 12 जो मैप के कैटेगरी में रखा गया है। 4 जो है वो डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे कि जो दिहांग दिबांग हो गया, डिब्रू सेखावा हो गया, मानस हो गया, फिर पन्ना हो गया, फिर यहाँ पर कोल्ड रिजर्व हो गया। कई सारे हैं, 4 बेसिकली ऐसे छाट कर रखा गया, 12 मतलब इस कैटेगरी में रखा गया है, मैप की कैटेगरी में रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत के किस क्षेत्र के आसपास के इलाकों में भूमिगत बंकरों यानी अंडरग्राउंड बैंकर्स का निर्माण किया है। तो ये अक्साई चीन के आसपास पता चल रहा है। फिर उसके बाद दिया है पैंगोंग सो लेक के आसपास, डोकलांग के आसपास, अरुणाचल प्रदेश के आसपास। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा बी। विकल्प है बी, यानी कि जो पैंगोंग सो लेक है इसके आसपास चाइना के द्वारा, यहाँ पर मैप में दे सकते हैं, ये है लद्दाख। लद्दाख के पास ही स्थित है, लद्दाख में ही, पूर्वी लद्दाख में स्थित है पैंगोंग सो लेक स्थित है, जो भारत और चाइना दोनों के बॉर्डर एरिया में फैला हुआ है। तो इससे ही के आसपास जो पैंगोंग सो लेक है, इसी के आसपास चाइना के द्वारा जो अंडरग्राउंड बंकर है इसे बनाया जा रहा है। जो सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चाइना ऐसा काम कर रहा है। तो आइए कुछ और भी इस लेक के बारे में समझ लेते हैं। जो पैंगोंग सो लेक है इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्या है। पैंगोंग सो लेक हिमालय में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला अंतर्देशीय यानी कि भूमि से घिरा लैंड लॉक लेक है। लैंड लॉक लेक है, झील है, जो विवादित भारत और चीन की सीमा तक फैली हुई है। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो कितनी ऊंचाई पर ये स्थित है? तो 4225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4225 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है पहाड़ी में। अगर इसके पानी की बात किया जाए तो मुख्यतः इसका पानी जो होता है खारा है, खारा है। झील का पानी सूर्य के प्रकाश और अन्य कारकों के आधार पर अपना रंग बदलता रहता है, कभी हरा हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी नारंगी हो जाता है, कभी लाल हो जाता है। ये विभिन्न प्रकार का अपना कलर बदलता रहता है। यहाँ खानाबदोश जो जनजातियों रहती है उसका घर भी है पैंगोंग लेक्स के बाहर। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने एकीकृत राइट टू रिपेयर पोर्टल्स इंडिया से जुड़ने के लिए किस कंपनी को कहा है? ऑटोमोबाइल कंपनी को, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय को, रिलायंस कंपनी को, अदानी ग्रुप कंपनी को। तो किस कंपनी को कहा गया है? तो विकल्प आपका हो जाएगा ए, यानी कि जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है उसको कहा गया है कि जो भारत सरकार का एक ऐप है इंटीग्रेटेड राइट टू रिपेयर पोर्टल्स। इस पोर्टल्स के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पोर्टल्स है क्या। ये पोर्टल है मतलब कि उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा इस पोर्टल को उपभोक्ताओं के लिए जो उनकी मरम्मत की चीज है, चक्रीय जो इकोनॉमी है यानी कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको चलाते रहने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जैसे कि कोई भी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण
जो व्यक्ति खरीदता है वो बिगड़ जाता है या किसी काम का नहीं बनता है तो उसका मरम्मत किस तरीके से किया जाए, उसका रखरखाव कैसे किया जाए, उसे किस प्रकार से बेचा जाए, इन सब सारी चीजों को, मुद्दे को ये जो इस ऐप के माध्यम से पता चल जाएगा। इस ऐप पर अपलोड करने से पता चल जाएगा कि उसका सस्ता रिपेयर, उसका पार्ट कहाँ मिलेगा, उसका रिपेयर कहाँ किया जा सकता है, उसको बेचा कहाँ जा सकता है। इससे जो ई कचरा हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जो कचरा पैदा हो रहा है, इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये किसके द्वारा किया गया है? ऑटोमोबाइल कंपनी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सिंचाई विभाग तटीय कटाव की चुनौती से निपटने के लिए 8 ग्राउंड्स का निर्माण करने जा रहा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? आपका विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि केरल। केरल सबसे पहले तो जो ग्रांड्स होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। केरल का जो पुनथुरु क्षेत्र है, केरल का जो पुनथुरु पुनथुरा पुनथुरा क्षेत्र है, उसी के क्षेत्र के अंतर्गत जो सिंचाई विभाग है तटीय कटाव की चुनौतियों से निपटने के लिए 8 टोटल ग्रेनाइट्स का निर्माण कर रहे हैं। ग्रेनाइट्स एक कठोर हाइड्रोलिक संरचना होती है, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं। ये कठोर हाइड्रोलिक संरचना होती है जिसको यहाँ पर देखिए तट के किनारे लंबा लंबा इसको बनाया जाता है। ये बेसिकली कंकड़ के होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं, पत्थर से भी बनाए जाते हैं, ताकि जो पानी है, पानी आए तो फिर यहाँ से सरक कर आसानी से इस पर चले जाए। जो तटीय कटाव है, जो तटों का कटाव हो जाता था, उसका संरक्षण किया जा सकता है इससे। तो ये लॉन्ग समय तक जो रेत है, तट है, उसकी सुरक्षा कर सकता है जो ग्राइंड्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, केरल में 8 नए ग्राइंड्स का निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा। ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों को अलग करती है? चीन ताइवान को, लेबनान इजराइल को, सऊदी अरेबिया ओमान को, अफगानिस्तान पाकिस्तान को। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प है बी, विकल्प है बी, यानी कि सऊदी अरेबिया इजराइल और लेबनान को अलग करता है। तो ये चर्चा में क्यों आ गया है? संयुक्त राष्ट्र ने लेबनानी और इजरायली सशस्त्र बलों को अलग करने वाली जो ब्लू लाइन है, यहाँ पर देखिए जो ब्लू लाइन है, इसके आसपास जो गोलीबारी है इसकी तीव्रता बढ़ गई है, इसलिए वो चिंता व्यक्त किया है, इसलिए चर्चा में आ गया है ब्लू लाइन। यहाँ देखिए ब्लू लाइन खींची गई है, एक तरफ नीचे इजराइल है, ऊपर है लेबनान, फिर यहाँ पर नीचे गोलान हाइट्स है जो कि सीरिया का एक पर्वतीय क्षेत्र है, एक पहाड़ी है सीरिया का गोलान हाइट्स। पहले इस पर इजराइल का कब्जा हुआ करता था, इजराइल फिर कब्जा छोड़ दिया है, हालांकि अब इस सीरिया के कब्जे में कुछ हिस्सा गोलान हाइट्स का इजराइल अपने पास रखा हुआ है। ये जो ब्लू लाइन है डिवाइड करती है लेबनान और इजराइल को, और गोलान हाइट्स को एक दूसरे से डिवाइड करती है। तो ये थी, ध्यान रखिएगा, जो गोलान हाइट्स जो ब्लू लाइन है लेबनान और इजराइल के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है, और गोलान हाइट्स भी है। ये जो गोलान हाइट्स पर्वत श्रृंखला है, इसके बारे में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये सीरिया के अंतर्गत पाया जाता है गोलान हाइट्स। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में नाउ मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? किस सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा स्कूलों में नाउ मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो आपका विकल्प हो जाएगा डी, यानी कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसमें होता क्या है, इसे सभी प्रकार सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में चालू शैक्षणिक जो वर्ष है उससे शुरू करने का आदेश दिया गया। इसमें 2 घंटे की साप्ताहिक चर्चा है और डायलॉग है। इसमें सामाजिक सद्भाव, स्थानीय और राष्ट्रीय त्योहारों के महत्व, लोक खेलों और खेलों पर चर्चा होती है। इसमें समाज सुधारकों के विचारों की भी, स्थानीय स्थलों पर एकल परिवार असमानता, ये सब सारे खेल को इसमें किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि जो सभी शैक्षणिक संस्थान है उसका जो सामाजिक सद्भाव है, सहिष्णुता है और वैज्ञानिक सद्भाव है, उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। हालांकि ये फिगर लग गया है, फिगर तो हमें लग रहा है कि गड़बड़ फिगर लग गया है, इसका फिगर दूसरा कोई होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो नाउ मनुजारू कार्यक्रम है ये कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था उसके बारे में था। ये था आज का करेंट अफेयर्स। थैंक यू।